हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं जनवरी 2012 के सीटेट पेपर से। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप काफ़ी सारे साइंस पैडागोजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आप यूपी टेट, एच टेट, रीट, यू टेट और सीजी टेट के एग्ज़ाम्स में भी देखे जाते हैं। क्योंकि जब हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और हमारी स्पीड, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्पीड जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ताकि हम एक कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द साइंस पेडागोजी। गिवन बिलो आर द फ्यू केमिकल प्रोसेसेस। ये केमिकल प्रोसेसेस रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में से विच टू ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्लो कंबशन। कौन सा मतलब धीमे दहन को शो करता है। हम साथ साथ हिंदी का भी लेके भी चलते हैं ताकि जो हिंदी वाले हैं वो इजीली इनको समझ पाए कि धीमा दहन जो है वो कौन सा, इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रोसेस जो है वो शो कर रही है। फर्स्ट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें पता है इसमें जो पहले हमें पता होना चाहिए कि कंबशन क्या होता है। कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लेम लेस प्रोसेस होनी चाहिए और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब ये देखो, फ्लेमलेस मतलब इसमें ज्वाला नहीं दिखनी चाहिए, और रस्टिंग ऑफ आयरन में कहीं ज्वाला नहीं दिख रही है आपको। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, तो इसीलिए हम इसको टिक कर देंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न होती है, जलती है, तब इसमें ज्वाला दिखती है हमें, और इसमें जो है जो कैंडल जो बर्न होती है वो एक फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसका जो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसको हम रेस्पिरेशन को टिक कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, इसमें कहीं भी हमारा जो है कंबशन नहीं होता, किसी भी चीज़ का कंबशन नहीं इसमें, तो ये एक अलग ही प्रोसेस होती है जिसमें हमारा फूड सिंथेसिस होता है, तो इसको हम दोनों को क्रॉस कर देते हैं। और ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट निकल के आया है इसमें से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है और वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। ईस्ट हमारा होती है फंजाई, इसके अंदर सेल वॉल होती है। एल्गी एक प्लांट सेल है, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी हमारा जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, एल्गी में भी ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन चारों में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, बट स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये फंजाई और जो एल्गी होते हैं वो हम नेक्ड आइज से, हम खुली आंखों से देख सकते हैं, बट बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको हम नहीं देख सकते। इसीलिए जो ये बैक्टीरिया जो ऑप्शन है वो स्मॉलेस्ट है इन द सेल वॉल के लिए, कि इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है और ये स्मॉलेस्ट भी है अमंगस्ट इन चारों के अंदर से सबसे ज़्यादा जो है छोटा है ये। When the CNG or the LPG undergoes complete combustion, the product formed are। जब CNG और LPG का complete combustion होगा तब क्या मिलेगा हमें। तो CNG का जो एक कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट, वो होता है मीथेन, और LPG का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। जब ये ब्यूटेन और प्रोपेन और या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब इन किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का जब ऑक्सीडेशन होता है या कंबशन होता है इन द कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तब हमें हमेशा जो है वो CO2 एंड वाटर मिलता है। तो इससे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कंबशन से हमें CO2 और H2O मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे देखो सल्फर का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। तो कंप्लीट, अगर इनकम्प्लीट लिखा होता तो हो सकता था कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती, पर कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ है इसीलिए हमें CO2 एंड H2O पे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, असेसमेंट इन द साइंस। Assessment in science should focus more on testing the ability of students. जब हम
आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं साइंस में, तब स्टूडेंट्स में कौन सी एबिलिटीज़ देखी जाती है? आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि वो बच्चा जो है वो ओपन एंडेड आंसर मतलब अपने आप आंसर कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। या हम ये कह सकते हैं बी सफिशेंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग, कि वो हायर लर्निंग के लिए सब मतलब जो हमने उसकी टीचिंग जो करी थी उससे वो हायर लर्निंग के लिए इक्विप्ड है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है। स्टेट द फैक्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस करेक्टली, कि जो हमारे जो फैक्ट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बता पा रहा है, स्टेट कर रहा है, बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा करेक्टली। या फिर हम ये करते हैं अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट टू अनफेमिलियर सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ, कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण जो हमने किया है वो उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्लाई कर पा रहा है उन कॉन्सेप्ट्स को जो अनफेमिलियर सिचुएशंस हैं लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, उनको वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये इन सब में से कि क्वेश्चन आंसर करना, तो बच्चा कई बार क्या होता है कि थ्योरेटिकली जो आंसर्स जो होते हैं बच्चे अपने आप भी लिख पाते हैं या रट लेते हैं, तो ये मुझे कुछ मतलब रेलिवेंट नहीं है इतने ज़्यादा। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होना कॉन्सेप्ट के प्रति। तो अगर कॉन्सेप्ट वो अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है और उसको अप्लाई कर पाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आकलन में ये होना चाहिए। इस तरह से हमें आकलन करना चाहिए बच्चों का। द एसआई यूनिट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़, क्या होनी चाहिए? देखो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जब हमें 1 ग्राम फ्यूल से कितनी एनर्जी या कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। 1 ग्राम ऑफ फ्यूल से कितनी एनर्जी मिली, तो एनर्जी को हम बताएंगे जूल में, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होगी कैलोरीफिक वैल्यू की। बट इसकी एसआई यूनिट पूछी है इसने। एसआई यूनिट का मतलब हो गया कि जो हमारा जो वेट होता है वो हमेशा किलोग्राम में लिखते हैं हम एसआई यूनिट का, और इसका इसीलिए किलो, जब किलो में करा चला गया तो ये हो जाएगा किलो जूल में, किलो जूल पर किलोग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर की। तो इसमें पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अगर हम शुगर मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले लेते हैं, इनटू अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन या फर्मेंटेशन। किसी भी शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज नोन एज किण्वन, या हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ द टीचिंग साइंस, मतलब परियोजना जो हमारा मेथड होता है, परियोजना टीचिंग एक शिक्षण की जो टेक्निक है, उस टेक्निक में हमारी एक लिमिटेशन कौन सी है? तो उसकी एक लिमिटेशन जो है वो है नॉलेज इज़ नॉट एक्वायर्ड इन द सिक्वेंशियल मैनर, कि जो उसे नॉलेज जो होती है वो सिक्वेंशियल मैनर में नहीं मिलती, एक सीक्वेंस में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फिर सेकंड फिर थर्ड, तो इस सीक्वेंस में नहीं मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन वेरियस सब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंटीग्रेटेड रह जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं, तो इंटीग्रेशन माना जाता है कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये उसकी मतलब वो सारे इकट्ठे अचीव किए जा सकते हैं। तो ये अचीवमेंट ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, तो इसको हम नेगेटिव लिमिटेशन में नहीं ले सकते। द स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड द फिजिकल वर्क, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जो हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, कि हमें जो फिजिकल वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेंटल वर्क भी, तब जाके हमारा एक प्रोजेक्ट या परियोजना जो है हमारी पूरी होती है। तो एक नेगेटिव वर्क है ये। और इसके आगे और देख लेते हैं, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड, कि ये एक जो है वो मनोवैज्ञानिक तरीका है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। जो पॉजिटिव होंगे वो हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें बात कर रहे हैं मेन लिमिटेशंस की, तो ये भी इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम 68 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, द समेटिव असेसमेंट इन द साइंस शुड मेनली फोकस ऑन, जब हम योगात्मक आकलन की बात करते हैं, योगात्मक आकलन इन द साइंस
विज्ञान में शुड मेनली फोकस ऑन। तो योगात्मक आकलन जब हम साइंस में बात करते हैं तब वो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, शुड असेसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स कि हमारी जो ऑब्जर्विंग जो स्किल्स होती हैं कि जितने भी हमारे अच्छी तरह से देखने मतलब समझने देख कर समझने की स्किल्स डेवलप हो जाएं, इस पे ध्यान देना चाहिए समेटिव असेसमेंट में। डायग्नोजिंग द एरिया ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, या जो भी उनके निदान कर सकें, कोई भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोज करके उनका निदान कर सकें, उस पर फोकस करना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल स्किल्स, या सिर्फ प्रैक्टिकल्स मतलब समेटिव असेसमेंट में सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, या टेस्टिंग द इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, या जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये इससे जो है वो असेसमेंट जब हम लास्ट में जब हम करते हैं कि तब हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितना लर्न हुआ और कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ कहाँ है, उसको डायग्नोस करना सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है समेटिव असेसमेंट में। तो 68 हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। 69 की अगर हम बात करते हैं तब ये आ गया हमारा 69 क्वेश्चन नंबर। द डाइटरी फाइबर्स आर, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं, द मेड अप ऑफ द कोलेगन फाइबर्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आर कॉल्ड रफेज, एंड मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड द प्रोटीन्स। जो हमारे जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कोलेगन फाइबर से बने होते हैं, नो। मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल गलत है। आर कॉल्ड रफेज, यस, ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, कि हमारा जो रफेज जो होता है उसको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा जो फीकस जो होता है उसको उसके फीकस को जो है वो इजेशन में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, और ये हमारे बैलेंस डाइट में बहुत होना ज़रूरी भी है। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज़ इंक्रीज्ड, देन फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर देते हैं तब हमारी पिच जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़े मतलब फ्रीक्वेंसीज हम ये यहाँ लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, ठीक है। मतलब अगर ये बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पिच भी घटेगी। मतलब यहाँ पे डिक्रीज़ के 2 ऑप्शन हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है तो पिच डिक्रीज़ हो रही है, नहीं डिक्रीज़ हो रही है तो नहीं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, हाँ डिक्रीज़ हो रही है, और हाँ ये डिक्रीज़ का ऑप्शन, तो ये हमें हो सकता है ठीक हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एम्पलीट्यूड इज़ इंक्रीज्ड, तो और एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, तो ये भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो लाउडनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऑप्शन सी ए बिल्कुल ठीक आंसर आ गया हमारा, कि हमारी फ्रीक्वेंसी और पिच एक साथ साथ बढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है वो भी साथ साथ बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है उसके अकॉर्डिंग ठीक बैठ गया। 71 की अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, कौन सा जो है वो मानव निर्मित सिल्क कहलाता है। मानव निर्मित सिल्क जो है वो आपको याद ही रखना होगा कि रेयॉन इज़ द मानव निर्मित सिल्क, रेयॉन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन द टीचिंग ऑफ साइंस रेफर्स टू, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है साइंस में, अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तब वो किस पे फोकस करेगी, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, कि सबसे ज़्यादा मतलब उनको पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जाए, उस चीज़ पे फोकस करती है। प्रोवाइडिंग द एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट्स, कि उनको जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी हेल्प दी जाए, उसके ऊपर फोकस करती है। अप्लाइंग द डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलेज इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि जो मैथमेटिकल्स फार्मूले हैं उनको और ज़्यादा डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूले से सॉल्व करने का तरीके सिखाया जाए। या प्रोवाइडिंग द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देखो एक्सपीरियंस देना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में कि अनुभव करवाते हैं लोग, अनुभव पे
ज़्यादा फोकस किया जाता है, तब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम उसको अच्छा मानते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जब अनुभव करवाया जाता है एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाइए। द गैस विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, किस गैस से हमारी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में है, और कौन सी गैस से कार्बोक्सी नाम से पता चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमें स्लैश लगा देते हैं कि कौन से बनेगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे पास अगर ब्लड में ज़्यादा पहुंच जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो बॉन्डिंग है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो जाती है और ये बन जाता है एक प्रोडक्ट, इसका मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, COHB। तो ये हमारा हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं ये, तो अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो द रिकॉर्ड ऑफ द सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो भी सिस्मिक वेव्स होती हैं वो उस पर वो सिस्मोग्राफ बनाती हैं, मतलब सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। यस, ट्रू है। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द सिस्मोग्राम। देखो यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राम को, रॉन्ग। सिस्मोग्राम जो होता है वो सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड करता है, इसने उल्टा लिख दिया है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। द रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर बट लॉगरिदमिक। रिक्टर स्केल जो होता है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता, लॉगरिदमिक फॉर्म में होता है। द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो फोकस से ओरिजिनेट होती हैं, ये भी सही है। मतलब सिर्फ एक ऑप्शन ही गलत है, ये गलत ऑप्शन है, उसको हमने टिक करना है, बाकी सारे ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस। मतलब कौन सा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक की फीचर है, मेन फीचर जो है इसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन फीचर कौन सा है इसमें से। इट इज़ द एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट्स, कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर पाए। इट इज़ एम्ड एट एनहेंसिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहेंस कर पाए, मतलब जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर पाए। या फिर इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर पे, नो, एंड ऑफ द ईयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर। तो हमारा जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। जो साइंटिफिक टेम्पर जो वो डेवलप कर सके तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द साइंस। क्वेश्चन नंबर 76 पे अगर हम आ जाते हैं, वो हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग साइंस इज सूटेड मोस्ट टू। मतलब प्रोजेक्ट मेथड, अगर हम साइंस में प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं तो वो क्या मतलब सबसे ज़्यादा उसमें क्या किस चीज़ में फ़ायदा होता है। स्ट्रेंथन द रीजनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, उनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। प्रमोट द साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, अच्छी हो जाती है। मतलब एक बच्चा जो है वो साइंटिफिक मेथड से काम करना सीख जाता है। देखो कितना सूटेबल, कितना मोस्ट सूटेड लग रहा है ये वाला ऑप्शन। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप पहले कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट करते हो, उसके बाद उनका आप ऑब्ज़र्व करोगे उनको कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, उनको ऑब्ज़र्व करोगे, फिर उनका एनालिसिस करोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि आप देखो पहले कलेक्ट करेंगे, आप अपने कलेक्ट करेंगे, फिर ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर आप करेंगे उसका इंटरप्रिटेशन। तो जब ये मेथड हम एक प्रोजेक्ट मेथड जब हम यूज़ करते हैं, तब जब उसमें हम ये सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग जो हम कर रहे होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मेथड में बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट मेथड हमें सिखाता है। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाता है। देखो अब ये नहीं है कि आपको एक ही ऑप्शन सही लगेगा, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है कि हमें जो है, जैसे हम प्रोजेक्ट जब मेथड करते हैं, खुद एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, खुद कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बढ़ रही होती है, हर उस कॉन्सेप्ट के प्रति उस अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है। बट इसमें सबसे मोस्ट सूटेड कौन सा है, तो यही है कि हम साइंटिफिक मेथड ऑफ द वर्किंग जो है वो प्रमोट
हो जाता है इससे। एनहेंस द न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एबिलिटी का इतना नहीं है कि प्रोजेक्ट मेथड में अगर वो मैथमेटिकल से रिलेटेड है या उससे है तब हम उससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग को प्रमोट करता है। 76 क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाइए आप। 77 क्वेश्चन नंबर जो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द स्टूडेंट्स A, B, C and D when they rubbed solid baking soda on the dry litmus paper. The correct observation was made by the students. वो कह रहा है कि बेकिंग सोडा, 4 बच्चे थे, उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट करा कि उन्होंने बेकिंग सोडा लेकर लिटमस पेपर पे रब किया। तो अब सबसे पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर में होता है। और जब हम इस बेकिंग सोडा को रेड लिटमस पेपर पे रब करते हैं तब ये ब्लू हो जाएगा। ओके, ये हमारी करेक्ट कैलकुलेशन है कि ऐसा होता है। अब इन चारों में से देखना है कि कौन से बच्चे ने ये सेम इंटरप्रिटेशन दी है, कौन सा सेम रिजल्ट दिया है। कलर चेंज टू द ब्लू, मतलब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया और ब्लू जो है वो किसी में चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्लू ब्लू ही रहेगा। तो ए सही लग रहा है हमें। और बी कह रहा है कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो करेक्ट कैलकुलेशन नहीं मानी जाएगी, तो ये गलत हो गया। कलर चेंज टू रेड, तो ये भी गलत है कि ब्लू से रेड में नहीं होगा। वो एसिडिक अगर कोई सब्सटेंस होता है या कोई एसिडिक प्रोडक्ट होता है तब उसमें जो होता है ये ऐसे कन्वर्जन हो सकता था, बट इसमें नहीं होगा। कलर चेंज टू ब्लू, कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, ये ठीक है। कलर चेंज टू रेड, इसमें दोनों चेंज कर दिए इसने, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गए हैं। नो चेंज, जो स्टूडेंट डी बता रहा है कि कोई भी चेंज ही नहीं आया उसने रब किया, तो ये गलत हो गया, कोई भी चेंज इसने शो नहीं किया। तो स्टूडेंट ए ने करेक्ट आंसर दिया था, जो हमारी कैलकुलेशन जो करेक्ट कैलकुलेशन थी वही। तो ए आपका है ऑप्शन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द प्रैक्टिकल वर्क इन द साइंस मे बी गिवन ड्यू एम्फोसाइज इन ऑर्डर टू, कि जो प्रैक्टिकल वर्क हम साइंस में करते हैं वो किसके ऊपर एम्फोसिस करते हैं, इन ऑर्डर टू कि प्रॉपर चेक ऑन द पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो जो बच्चे की पंक्चुअलिटी मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क हम करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चा जो है पंक्चुअल हो जाए और रेगुलर हो जाए। हेल्प द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है कि हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कि उसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इंप्रूव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कि उसके जो जैसे कहते हैं प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उससे मार्क्स परसेंटेज बढ़ जाती है, वो सब करवाने के लिए हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स, क्या उसके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो उसके जो हैं वो मेंटेन रहें, मतलब जो भी हमारा रिकॉर्ड रखना आ जाए उसको, बच्चे को आदत पड़ जाए, इस हैबिट हो जाए उसको। या इसलिए हम प्रैक्टिकल काम करवाते हैं, प्रयोगशाला जो काम करवाए थे तो वो किस लिए करवाए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसमें मोस्ट सूटेड जो लग रहा है वो ये है, हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कि उसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं, जो हमने दिखाया। जैसे हमने कहा कि बच्चे से हमने सीड जर्मिनेशन सिखा रहे हैं, तो जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तब हमें, अगर हम उसको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, अगर हम एक सीड की जर्मिनेशन दिखाते हैं तब बच्चे को पता चलता है कि कैसे उसके शूट्स निकल रहे हैं, कैसे उसके रूट्स मतलब निकल रहे हैं। तो वो एक देख के जो है बच्चा आराम से समझ पाएगा कि जर्मिनेशन ऑफ अ सीड क्या होता है, कैसे होता है। तो ये थ्योरेटिकल उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज। देखो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या होना चाहिए, साइंस में अगर हम शिक्षण करते हैं तब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए साइंस में। तो प्राइमरी स्टेज हम मानते हैं 6 to 8 क्लास तक, 6 to 8 क्लास की जो स्टेज होती है वो हम अपर प्राइमरी स्टेज मानते हैं। इसमें क्या होना चाहिए हमारा, टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूलाज लर्न करते रहे बच्चा, टू डेवलप द प्रोफिशिएंसी इन द सॉल्विंग एक्सरसाइज, कि जो पीछे गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। टू प्रमोट द रैशनल थिंकिंग कर पाए, तार्किक चिंतन करना बच्चा सीख जाए। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इन द अपर प्राइमरी स्टेज में, तार्किक चिंतन करना, ठीक है। रैशनल थिंकिंग, कि अपने आप
सोच पाए, अपने आप दिमाग लगा के अपने तर्क वितर्क रख पाए, अपने आप अपना रिजल्ट बता पाए, मतलब जो भी वो कर रहा है, जो अपने आप सोच विचार की जो क्षमता है उसकी बढ़ जाए, हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं और उसी तरह से उसको शिक्षण करवाया जाता है, टीचिंग उस हिसाब से करवाया जाता है कि बच्चे की सोचने की जो पावर है वो बढ़ती चली जाए। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कौन सी बीमारी में इफेक्टिव माने जाएंगे। सबसे पहले देखो एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं कि ऐसे जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए, किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब ये देखिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ जो होगी उसी को देखी जाएगी। अब इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए तो हम कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे। हेपेटाइटिस ए जो है वो भी एक वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए भी नहीं देंगे। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है, इसके लिए भी हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे। जो भी वायरल डिजीज़ है उनके लिए हम नहीं देंगे। अब अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डेंगू फीवर को हम और क्या कहते हैं, ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। और ये एक एडिस मॉस्किटो से होता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए और इसके लिए हम एंटीबायोटिक का नहीं यूज़ करेंगे। कॉलरा जो है, हैज़ा जिसको हम बोलते हैं, हैज़ा जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके लिए हम एंटीबायोटिक ज़रूर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा इसका हम 79 का हमने मार्क नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 था इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो क्या कह रहा है, अभी आपको शो कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 81 ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि पेट बॉटल्स के बारे में बात कर रही है। देखो जो पेट बॉटल्स और द जार्स होते हैं आर कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। पेट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, वो कह रहा है कि जो पेट बॉटल्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, बॉटल्स जनरली हम घरों में देखते हैं पेट बॉटल्स यूज़ करते हैं, उनके जार्स भी बने होते हैं। पर ये पेट होता क्या है, पेट एक पॉलीमर है, ये आपको पता होना चाहिए। पेट एक पॉलीमर है और ये किस तरह का पॉलीमर है ये बताना है अब इसमें, रेयॉन, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर या एक्राइलिक। मैं बता देती हूँ आपको कि जो पॉलीएमर ये है पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर है। अब देखो ये जो होता है ये बनता है हमारा टेरिफेथिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से। जो पेट बनता है वो बनता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब अल्कोहल से। अब ये एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी जब, तो आपने देखा कि एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से हमेशा एस्टर ही बनता है। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़ा है, इसलिए इसका पॉलीएस्टर ही फॉर्म बन गया। अगर हम बात करते हैं 82 क्वेश्चन नंबर की, ये कह रहा है कि 82 पे क्या कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। अब वो कह रहा है कि हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर अमाउंट ऑफ मतलब करंट पास किया तब जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी। हमने याद है कि हमने जब फिजिक्स में पढ़ा था I² तो I² हम डिपेंड, तो ये हीट जो है वो डिपेंड कर रही है, करंट पे नहीं डिपेंड कर रही, ना टेम्परेचर ना टाइम पे डिपेंड कर रही, ये डिपेंड कर रही है इसके रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो, रेजिस्टिविटी ये होती है ना L/A। तो ये जो L होता है वो लेंथ ऑफ द वायर है, A इज़ द एरिया ऑफ वायर है और L इज़ द मटेरियल ऑफ द। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उसके पदार्थ पे डिपेंड करता है, मतलब उस पदार्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें हीटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा होगी। कुछ तार जो आपने देखे होंगे जब आप बिजली के तार जो होते हैं कुछ बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मटीरियल क्या है, मतलब पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ, उसकी लंबाई क्या है और उसकी मोटाई क्या है। हिंदी वालों की बता रही हूँ, लेंथ और थिकनेस पे भी और मटेरियल उसके पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। 83 क्वेश्चन नंबर पे अगर हम बात करते हैं, द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग अगर हम चाहते हैं अपनी बॉडी में तो कौन कौन से हमारे मिनरल्स होने चाहिए। आयरन एंड कैल्शियम, ये आप एक क्वेश्चन लर्न करके जाएंगे ताकि आपको इजीली लर्न, क्योंकि इसमें कोई समझने की कोई बात नहीं है। ऐसे आयरन और कैल्शियम से आपकी मसल्स बहुत अच्छे से काम करेंगी। अगर हम बात करते हैं 85 क्वेश्चन नंबर की,
84 भी रह गया। द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन कौन सी जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं? तो ये भी हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन। ये तीनों जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 85 when the carbon dioxide is passed through the clear lime water solution it turns milky. The milky appearance of the lime water is due to the। अब वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम वाटर में से, देखो लाइम वाटर लिया हमने और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, तो जो हमारा तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो दूधिया हो जाएगा। अब ये दूधिया कलर जो होता है वो किस वजह से होता है कि जो इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर बन जाता है, क्योंकि लाइम के अंदर जो है वो जो अब इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेगा Ca, आपने रिएक्शंस जब देखे होंगे तभी जब CO2 से जब रिएक्ट करेगा तब इसका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये इनसॉल्यूबल होगा। जब ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसकी प्रेजेंस की वजह से उस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो दूधिया या मिल्की हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए आप। इन ऑर्डर टू determine acidic, basic or the neutral characters of the solution, the student tabulated the following results after the experimentation. Which of the following observation has been tabulated correctly? हमारे पास 4 सॉल्यूशन है, इन 4 सॉल्यूशन में से कौन सा जो है वो करेक्ट रिजल्ट्स शो कर रहा है? तो आप बताएंगे। अगर सॉल्यूशन ए की हम बात करते हैं, सोल्यूशन ए इज़ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बट अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है। ओके, तो इसमें कोई चेंज मतलब ना तो रेड लिटमस पेपर पे ना ब्लू लिटमस पेपर पे, किसी भी लिटमस पेपर पे कोई कलर नहीं दिखाएगा, तो ये न्यूट्रल होता है। ये इसका मतलब जो इंटरप्रिटेशन जो दे रखी है वो गलत दे रखी है, इसका जो रिजल्ट है वो गलत है। लाइम वाटर जो होता है वो एसिड बेसिक इन नेचर होता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ये ठीक है, और ब्लू को कोई चेंज नहीं करेगा, वो भी ठीक, ये ठीक है, और वो एक बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो ये ऑप्शन ये भी गलत जा रहा है। विनेगर की अगर हम बात करते हैं, विनेगर एसिडिक इन नेचर होता है, इट मीन्स रेड ही रहेगा, नो चेंज, ये ठीक है, और ब्लू रेड में हो जाएगा, ये गलत कर दिया यहाँ पे भी इसने, तो इसको भी छोड़ देते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो कोई चेंज नहीं करेगा, ये ठीक है, और नेचर जो होता है वो इसका बेसिक होता है, तो ये ठीक है। तो मतलब इसका जो हो गया मतलब डी ऑप्शन ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इस ऑप्शन नंबर 2 जिसमें डी है वो हम आंसर करेंगे। 87 पे अगर हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक स्किल्स इन द स्टूडेंट। कौन सा जो मतलब कौन से वैज्ञानिक कौशल जो है वो स्टूडेंट्स के, इसमें से कौन सी टेक्निक स्टूडेंट्स के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक कौशल को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो कंडक्टिंग द साइंस ऑफ ओलंपियाड एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, उससे साइंटिफिक स्किल्स नहीं आ जाएंगी। परफॉर्मिंग द लेबोरेटरी वर्क से आ सकती हैं। कंडक्टिंग द साइंस क्विज बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन रट के आते हैं, तो उससे भी कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आता है। ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट, अगर हम बच्चे को कोई चीज़ मतलब फील्ड को विजिट करवाते हैं, कहीं घुमाने लेके जाते हैं, भ्रमण करवाते हैं कहीं, तो उससे ऑब्जर्वेशन पावर तो बढ़ जाती है, पर पूरा हम ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिक सारी स्किल्स जो साइंस में ज़रूरत होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो ये भी इसमें 2 स्किल्स ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, तो 1-2 स्किल्स बढ़ती हैं पर सारी नहीं बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सेकेंड जो है वो सही लग रहा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 88 पे अगर हम आ जाते हैं, A science teacher is interested to focus more on acquisition of process skills by the learner. Which of the following combination of the method of teaching should be preferred by her to achieve the objective? एक साइंस टीचर है, वो इंटरेस्टेड है कि एक्विजिशन मतलब उनको प्राप्त करवाना चाहती है प्रोसेस स्किल्स।
मतलब उनको वो प्रोसेस सिखाना चाहती है कि उसकी जो भी स्किल्स हैं, कौशल जो है उसको कैसे, मतलब लर्नर को ये पता चल जाए कि वो काम हुआ कैसे है, उसका प्रोसेसिंग पता चल जाए। तो कौन सी उसको टेक्निक या कौन से स्किल्स उसको यूज़ करनी पड़ेगी, कौन से टीचिंग मेथड से उसको पढ़ाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि वो प्रोसेस स्किल सिखाना चाह रही है। तो प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड से सिखाएगी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड से, या लेक्चर कम डिस्कशन मेथड से। देखो लेक्चर और डिस्कशन अगर हो रहा है तो वो प्रोसेस नहीं बच्चा सीख पाएगा, जितना मतलब थ्योरेटिकल ही काम हो रहा है सारा, तो ये नहीं होगा। असाइनमेंट भी थ्योरेटिकल होता है और क्वेश्चनिंग भी थ्योरेटिकली चलेगा, तो उससे इस पर भी प्रोसेसिंग, मतलब उसके अंदर का काम कैसे हुआ, जब तक बच्चा खुद देखेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। लेक्चर में सिर्फ सुन सुन के उसको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में देखो कितना अच्छा मेथड है कि प्रोजेक्ट जब होता है, जब बच्चा खुद करके एक्सपीरियंस ले रहा होता है और लैब के अंदर भी जाकर सारे एक्सपेरिमेंट करके खुद देख रहा होता है, कर रहा होता है, तब उसकी सब प्रोसेसिंग स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 89 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। राइजोबियम के लिए कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है कि वो उसके रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में पाया जाता है, ये एक पैरासाइट है, सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड है, नहीं। ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट है, सिम्बियोटिक है, स्टेम नोड्स, स्टेम के अंदर नोड्स नहीं होती हैं। रूट के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, यस होती हैं। पिक्चर प्लांट नहीं, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, ये हमें पता है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यस करता है। रूट के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, यस होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट है, यस ये भी है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 अगर पे आ जाते हैं, अब वो कह रहा है कि एक लेबोरेटरी थर्मामीटर शो द 5 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द मार्किंग ऑफ 55 एंड 56 एंड दिस मीन्स दैट द थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू द, मतलब एक थर्मोमीटर के अंदर 55 से 56 तक 5 डिविजन्स दे रखी हैं। 55 to 56 में 5 डिविजन्स वो दे रखी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 की डिविजन्स, एक के अंदर 20 डिविजन्स हैं, 20 इसके अंदर, फिर 40 60 80 एंड 100 के लिए 56 चेंज हो गया ये। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन से को करेक्टली रीड कर पाएगा, रीड करेक्टली। 55.2 को, यस देखो ये है हमारा 55, ये 55 पॉइंट मतलब ये 20 तक है ना, तो ये 0.2 तक यह करेक्टली रीड कर पाएगा। फिर 55.4 तक यहाँ आ जाएगा, 55.6 तक ये करेक्टली, मतलब जो ये देखो ये मार्क्ड है, क्योंकि जब बच्चे को मार्किंग मिल जाती है तो वो करेक्ट कर पाता है। अगर मैंने कहूँ कि अगर यहाँ पे कहीं 8 है, सॉरी यहाँ पे कहीं 3 है, तो वो ये हो सकता है यहाँ लेगा कि यहाँ लेगा। 55.3 वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा, 55.3 को वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल बीच में ले कि इधर ले इधर, मतलब करेक्टली नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ इसमें देखो, इसमें से 0.25 है, नहीं करेक्टली कर सकता। 0.1 भी नहीं, हम एग्जैक्टली नहीं ले सकते। 0.5 भी एग्जैक्टली नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं, 5 भी बीच में, तो करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें वो करेक्टली कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 90 क्वेश्चंस। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और जितने भी साइंस पेडागोजी के नेक्स्ट सीरीज़ में भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को इकट्ठा लेकर, ताकि आपको अलग अलग बुक्स ना उठानी पड़े, आप जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके साइंस में क्लियर नहीं है वो साथ साथ वो भी क्लियर होते चले जाएं, और आपको साइंस पेडागोजी में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी के अलग से भी मैं लेक्चर बनाती हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे हम और स्पीड अपनी बढ़ाते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू।